अमन, कहाँ हो तुम? बाय द वे, जहां भी हो मुझे आकर मिलो अभी। इसी वक्त फोन पर ऑर्डर देते हुए भावना बोली। मगर अमन ने यह कहते हुए आने से मना कर दिया कि उसके घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो वह अभी उससे मिलने नहीं आ सकता है। ओके, फिर मैं ही आ जाती हूँ तुम्हारे घर। नहीं, तुम यहाँ मत आना प्लीज, अमन ने रिक्वेस्ट की। ठीक है, मैं ही आता हूँ। यह हुई न बात। अपना मुंह गोलकर भावना ने फोन पर ही अमन को बड़ा सा चुम्मा दिया और यह कहकर फोन रख दिया कि उसे इंतजार करना जरा भी नहीं पसंद, इसलिए वह जल्दी आ जाए। अब अमन को समझ नहीं आ रहा था कि वह घर से निकले तो कैसे, क्योंकि अगर उसकी माँ छाया पूछेंगी कि वह कहाँ जा रहा है तो क्या बहाना बनाएगा। लेकिन जाना तो पड़ेगा, वरना उस भावना का कोई भरोसा नहीं कि यहाँ पहुँच जाए। अपने मन में सोच अमन उठ खड़ा हुआ। माँ, एक जरूरी काम है, बस थोड़ी देर में आता हूँ बोलकर अमित घर से निकलने ही लगा कि छाया ने उसे रोका। पर जा कहाँ रहा है? अरे, घर पर मेहमान आने वाले हैं और तुम्हां माँ, पता है मुझे, लेकिन मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। झल्लाता सा अमन घर से निकल गया। छाया कुछ और पूछती उससे पहले वह गाड़ी स्टार्ट कर पल भर में ओझल हो गया। दरअसल आज शाम रागिनी, अमन की मंगेतर के भैया भाभी, अमन से मिलने उसके घर आने वाले हैं। वे लोग चाहते हैं कि अगर हफ्ता 10 दिनों में ही अमन और रागिनी की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। रागिनी का भाई राकेश गूगल कंपनी में सीईओ है और वे अपने परिवार सहित यहाँ इंडिया आए हुए हैं। राकेश की सास की हार्ट सर्जरी हुई है, इसलिए वे लोग उन्हें देखने आए थे। चूंकि राकेश की पत्नी अपने माता पिता की एकलौती संतान है, इसलिए अपने माता पिता की सारी जिम्मेदारी उनकी ही है। इंडिया आने के लिए राकेश को बड़ी मुश्किल से महीने भर की छुट्टी मिल पाई थी, इसलिए अब वह सोच रहा है कि अगर रागिनी और अमन की शादी इधर ही हो जाए तो फिर उन्हें तुरंत छुट्टी लेकर यहाँ नहीं आना पड़ेगा और उनका समय और पैसा दोनों बच जाएंगे। वैसे सोच तो वे ठीक ही रहे थे, क्योंकि उतनी दूर 7 समंदर पार से जल्दी जल्दी छुट्टी लेकर आना कोई बच्चों का खेल थोड़े ही है। आने जाने में पैसे भी बहुत खर्च हो जाते हैं और बच्चों की पढ़ाई भी रुकती है। लेकिन राकेश का आना व्यर्थ ही गया, क्योंकि अमन से उसकी भेंट ही नहीं हो पाई। छाया ने कई बार उसे फोन भी लगाया यह पूछने के लिए कि वह कब आ रहा है, लेकिन अमन का फोन नहीं लग रहा था। इसलिए हार कर वे लोग वापस चले गए। रागिनी छाया की सबसे प्रिय सहेली की बेटी है। 2 साल पहले ही वह अमेरिका से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करके लौटी है। अभी वह दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में बहुत ही अच्छे पैकेज पर जॉब कर रही है। पिछले साल ही एक शादी समारोह में रागिनी और अमन की मुलाकात हुई थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लड़की जानी पहचानी, पढ़ी लिखी सुंदर और है। है, और सबसे बड़ी बात कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। यह सोचकर दोनों परिवारों ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी और कुछ मेहमानों की मौजूदगी में दोनों की सगाई कर दी गई। लेकिन शादी की डेट 6 महीने बाद का पड़ा, क्योंकि अमन ऐसा चाहता था। इसलिए राकेश अमन से बात करना चाह रहा था, मगर बात ही नहीं हो पाई। मेहमानों के जाने के बाद भी छाया ने अमन को कई बार फोन लगाया, लेकिन हर बार उसका फोन आउट ऑफ कवरेज ही बता रहा था। छाया को परेशान देखकर ब्रजकिशोर, अमन के पापा, ने कहा भी कि हो सकता उसका फोन डिस्चार्ज हो गया होगा, इसलिए नहीं लग रहा होगा। लेकिन छाया इस बात से परेशान थी कि थोड़ी देर का बोलकर गया यह लड़का घंटों से कहाँ गायब है। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। छाया को काफी परेशान देखकर ब्रजकिशोर ने फिर समझाया कि बेकार में चिंता करने से क्या होगा, होगा कोई जरूरी काम आ जाएगा न। लेकिन छाया कैसे कहे अपने पति से कि ऐसा अक्सर ही हो रहा है, रात देखता है न दिन। किसी का फोन आते ही दौड़ पड़ता है एकदम से, और फोन आने पर वह इतना घबरा क्यों जाता है। एक माँ अपने बच्चे की हर सांस को पहचानती है, तो क्या अमन की आंखों का डर उसे नहीं समझ में आएगा?
लेकिन पूछने पर वह कुछ बताता भी तो नहीं है। नया हो सकता है, उसके ऑफिस में कोई टेंशन हो और उसके बॉस का फोन आया हो। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी परसों ही तो उसके बॉस से छाया की मुलाकात हुई थी। वे तो अमन की कितनी बढ़ाई करने लगे कि अमन बहुत ही मेहनती लड़का है। फिर किस बात की टेंशन है उसे? खुद से ही सवाल जवाब करती हुई छाया ने अभी अपनी आंखें झपकाई ही कि कॉल बस उठी। अमन ही था। रात के करीब 11:30 बजे अमन को घर आया देखकर छाया का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। अब गुस्सा तो आएगा ही न। मेहमान आकर चले गए और यह लड़का अब आ रहा है। क्या सोच रहे होंगे वे लोग कि कितना लापरवाह लड़का है। छाया ने तो किसी तरह कोई बहाना बनाकर उन्हें समझा दिया कि अचानक से अमन के ऑफिस से फोन आ गया, इसलिए जाना पड़ा। आता ही होगा बस, मगर इस लड़के ने तो हद ही कर दी। बस आता हूँ कहकर घंटों बाद लौटा है। आखिर गया कहाँ था? कुछ बताता भी तो नहीं है। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? गुस्से से नाक फुलाती जब छाया ने सवाल किया तो अमन यह बोलकर अपने कमरे में चला गया कि वह बहुत थक गया है, सुबह बात करेगा। यह भी नहीं पूछा उसने कि रागिनी के भाई भाभी आए थे तो क्या बातें हुई या उसके बारे में क्या कुछ पूछ रहे थे वे लोग। बस आया और सीधे अपने कमरे में चला गया। खाना भी तो नहीं खाया उसने। देख, अगर तेरे दिल में कोई बात है तो अभी बता दे। मेरे कहने का मतलब है, अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई हो तो बोल दे, मैं मना कर दूंगी उन्हें। छाया ने स्पष्ट शब्दों में बोला। आप बेकार में क्यों मेरा दिमाग खा रही हो माँ? अमन झल्लाया सा बोला। क्या चाहती हैं आप, बोलिए न। अरे कोई जरूरी काम आ पड़ा था इसलिए चला गया। न तो इसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई जो आप इतना सुना रही हैं? अमन के तेवर देख छाया हैरान रह गई, क्योंकि पहले कभी उसने अपनी माँ से इस तरह से बात नहीं की थी। प्लीज आप जाइए यहाँ से, मुझे सोने दीजिए कहकर अमन ने लाइट ऑफ कर दी। छाया कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर कमरे से बाहर निकलकर सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमन को कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई हो और अब वह रागिनी से शादी नहीं करना चाहता है। नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो वह सगाई ही क्यों करता रागिनी के साथ? मैं भी न बेकार में उल्टा सीधा सोचने लगती हूँ। हो सकता है इसे ऑफिस की ही कोई टेंशन हो। अपने खुले बालों को मुट्ठी में लपेटकर जूड़ा बनाते हुए छाया ने पलट कर देखा तो अमन दीवार की तरफ मुंह किए सो रहा था, इसलिए वह धीरे से दरवाजा बंद कर वहां से चली आई। अपनी माँ से इस तरह बात करना अमन को जरा भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह भी क्या करे, क्योंकि वह अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकता था और छाया सच सुन नहीं पाती, इसलिए उसे अपनी माँ से ऐसे रूखे स्वर में बात करनी पड़ी ताकि वह बार बार उससे सवाल न करे। रागिनी को भी उसने फोन पर ऐसे ही दो टूक शब्दों में जवाब देकर चुप करा दिया था कि अभी उनकी शादी नहीं हुई है, जो वह उस पर इतना हक जता रही है। रागिनी को अमन की बात का बुरा तो लगा था पर उसने जताया नहीं, लेकिन अमन को यह भी नहीं हुआ कि वापस फोन कर उसे एक बार सॉरी बोल दें। उल्टे रागिनी ने ही उसे फोन कर हालचाल पूछा था। रागिनी भले ही अमेरिका से पढ़ लिख कर लौटी है और इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर रही है, लेकिन उसमें घमंड नाम मात्र का भी नहीं है। डाउन टू अर्थ है वह। उसकी इसी अदा पर तो अमन फिदा हो गया था। रागिनी अमीरी गरीबी जाति धर्म में कोई भेद नहीं करती है। वह तो सड़क पर भीख मांग रहे बच्चे को भी गोद में उठाकर दुलार करने लगती है। जब भी समय मिलता है वह अपनी मेड के बच्चों को बैठाकर पढ़ाती है। हर संडे वह ब्लाइंड्स बच्चों को भी पढ़ाने जाती है। जब उसकी मेड का पति शराब पीकर उसे मारता पीटता था, तब रागिनी ने उसे ऐसी डांट लगाई थी कि उसने अपनी पत्नी के साथ बदसलूकी करना छोड़ दिया। रागिनी जब तब अपनी मेड की पैसों से भी मदद करती रहती है, हालांकि उसकी यह मदद सामान्य बात है, पर उसे यह सामाजिक सरोकार की भावना अपनी माँ और दादी से विरासत में मिली। जब तब वैसे बेतरतीब इंसान तो अमन भी नहीं है। वह भी लोगों की मदद करने में विश्वास रखता है।
और उसके इसी विश्वास का नतीजा है कि आज वह इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। आगे की कहानी के लिए भाग 2 लेकर जल्दी प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।